चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से पूछ रहे हैं, पढ़ाई सबका चल रहा है कि नहीं, एकदम जौली मूड में है। और बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए, काफी सारा कमेंट आते रहता है। और अब जो बैठ गए हैं सुनिए कि वो भी हल्ले करिएगा। बैठिए बैठिए, बहुत आइसक्रीम खाते हैं ना जी। आप लोगों को खाते देखते मन होता हम भी खा ले। इस पर अब कलर कौन लगेगा दीपेन? ब्लैक। और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है। आप 10 दिन पूरे मन लगाकर पढ़िएगा और उसके बाद 2 दिन भी आपका पढ़ाई छूट गया तो फिर अगला दिन आपको टेंशन होने लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, या और भी कई तरह की टेंशन आपके मस्तिष्क को घेरने का कोशिश करने लगेगा। लेकिन अगर निरंतरता बनी हुई है आपकी पढ़ाई में तो फिर आपको ये सोचने का समय नहीं मिलेगा कि हम भूल गए कि हमको याद है। बस आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, निरंतरता बनाए जा रहे हैं और अंततः आप देखेंगे कि आपका नाम मेरिट में है। लेकिन एक बात है कि पूरा बिहार पढ़ के टैलेंटेड हो जाएगा, पूरा बिहार टॉपर हो जाएगा, लेकिन अंततः नौकरी उतना को ही होगा जितना सीट है, चाहे सब पढ़कर कितनों भी विद्वान क्यों न बन जाए। एक पक्ष ये भी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आपको निरंतरता बनाए रखना, क्योंकि आप एक लक्ष्य बना लिए हैं और जब लक्ष्य बना लिए हैं तो तैयारी आपकी निरंतरता के साथ चलती रहेगी तो आपको नौकरी होगा ही होगा। हो सकता है दरोगा में किसी कारणवश ना हो पाए, लेकिन अगला किसी भी बोर्ड के एग्जाम आपसे निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन निरंतरता नहीं बना पाइएगा तो ना दरोगा निकलेगा ना कुछ और निकलेगा। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम विद्यार्थी को कहते हैं कि हमेशा लक्ष्य एक से अधिक बनाकर चलिए, और जब आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके पास अपने आप कई सारे लक्ष्य बन जाएंगे। क्योंकि एक बार दरोगा का जीएस पूरा पढ़ लेने के बाद किसी एग्जाम का जीएस ऐसा है ही नहीं जो आपसे ना बने। हर एग्जाम का जीएस आपसे बनेगा। तो ये जो आप जीएस पढ़ रहे हैं ये केवल दरोगा के लिए नहीं है। आजकल बहुत लोग मास्टर बनने लगा है, अच्छा सैलरी अब दे रहा है सरकार, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो बहुत में मास्टर बनने का ललक है। तो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वो भी तैयारी हो रहा है, उसके लिए कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरी आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम मूल विषय की शुरुआत करते हैं। कतबो भाषण दे देंगे, लेकिन एक बात सही है, जब तक सिलेबस समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए आइए अब हम सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं। बैठ गए? आइए ना, इतना टहल टहल के आ रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ हो रहा है ही नहीं। जी बैठिए, हल्ला मत करिए। चलिए दोस्तों, पोला टी शर्ट काला है, काला नहीं दोस्तों ये नीला कलर का, थोड़ा कैमरा में काला दिख रहा है कि नहीं? तो वो पता नहीं, थोड़ा कैमरा ठीक कर दीजिएगा, काला काहे दिखा रहा है।
कलर को लेकर बहुत को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, बैठ जाइए। वीडियो बना रहे हैं क्या? हम तो सब वीडियो बनाने वाले को कहता है कि जिस दिन अगर कुछ गड़बड़ सरबर में हम पड़े तो जिसका चैनल है सबको लपेटे में ले लेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि भारत में ऐसे या पटना में ऐसे हैकर नहीं है जो पता कर सके चैनल किसका है और कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और किसके नाम से ऑपरेट हो रहा है। एक एक जानकारी हम चुटकी भर में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बहुत है कि गलत सलत वीडियो। अब जानते हैं कुछ वीडियो ऐसा जो बीच से काट कर डाला है, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले वो सब नहीं, ये बीचे वाला है। जब आप ऐसे वीडियो डालते हैं तो जो दर्शक है देखता है, जो हमको पहचानता नहीं सीधे कहता है ये कौन पागल है। कमेंट सब पढ़ते हैं उसमें गाली पड़ा रहता है। अब बताइए, उसका भी कोई दोष नहीं है, वो आगे का बात नहीं सुना है, पीछे का बात नहीं सुना है, असली बात जो सुनाना चाह रहा है वो सुन रहा है। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग जंतुओं की पहचान कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर कैसे कैसे जंतु हैं, उनकी विशेषताओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जंतु में हालांकि सजीव कई तरह के हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं और जंतु भी है, लेकिन जितनी अधिक विविधता पृथ्वी पर जंतुओं में है उतनी अधिक विविधता न तो पौधे में है और न ही सूक्ष्म जीवों में है। तो जंतु सबसे अधिक जातियों वाला परिवार है इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में। और जंतुओं की जो शुरुआत किए थे पढ़ना पोड़ी फेरा से। कहां से? अब पोड़ी फेरा से पढ़ते पढ़ते अंततः आप कहां पर आए? मोलस्का पर आए। और पोड़ी फेरा से पढ़ते पढ़ते जब हम मोलस्का पर आए तो एक बात तो ध्यान देते ही गए आप लोग कि ज्यों ज्यों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ज्यों ज्यों हम आगे की फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं, जंतु विकास करते जा रहा है, जंतु विकास करते जा रहा। पोड़ीफेरा सिलिंटरेटा जहां समुद्र में था तो प्लेटी एलिमेंथीज, एस्के एलिमेंथीज परजीवी जीवन जीने लगा था। फिर एनिलिडा स्थल पर यानी स्थल पर रहने वाला पहला फाइलम बना। और आर्थ्रोपोडा ने तो इतना रायता फैलाया कि वो हर जगह मौजूद था। क्या जी दोस्तों? आर्थ्रोपोडा का कीट और मकड़ी इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में भरे पड़े हैं। जहां कोई नहीं है वहां पर भी कीट और मकड़ी प्रेजेंट है। सबसे बड़ा फैलम। और उसके बाद मोलस्का। तो जंतु जो है, जो जो हम आगे बढ़ते गए जंतु विकास करते गया। लेकिन आइए एक ऐसे फाइलम से आपको हम परिचय करवा रहे हैं जिसके जंतु इतना आगे होकर भी उतने विकसित नहीं है। और वो फाइलम है आपका इकाइनो। ये तो बोर्ड चमक रहा है जी, यहीं से नहीं दिख रहा है तो चमकता का है बोर्ड। नहीं, लाइट तो हर जगह लगा हुआ, लाइट तो लगा। एक बार देखिए, चमक ज्यादा है। 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये आइए दोस्तों, वो कलर बहुत ज्यादा चमक पैदा कर रहा था। ठीक है, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसे ढेर आदमी ढेर दिमाग लगाएगा, ठीक है। अब यही पे
ध्यान दीजिए दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ये फाइलम बहुत आगे है। पोरीफेरा सिलिंडरेटा के कई फाइलम बाद इसका नंबर आता है। तो आप तो अंदाजा लगाइएगा, जिस तरह से हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, चाहे प्लांट किंगडम का फाइलम पढ़े या एनिमल किंगडम का फाइलम पढ़े, जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं सजीव और ज्यादा विकास करते जाता है। लेकिन ये जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम इतने दूर आने के बाद भी इसके जंतु उतने ज्यादा विकसित नहीं है। तो आइए एक एक करके हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सबसे प्रमुख विशेषता आपको याद रखना है कि इस फाइलम का 100% जंतु कहां निवास करते हैं? समुद्र में। इससे पहले आप पोरीफेरा के बारे में भी पढ़े कि पोरीफेरा के जंतु समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ पोरीफेरा थे जो मीठे जल में निवास कर रहे थे, जैसे कि अस्पंजीला मीठे जल में निवास करने वाला पोरीफेरा का जंतु था। सिलिंटरेटा भी समुद्री जंतु थे, लेकिन उसके भी कुछ सदस्य मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा मीठे जल में भी पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है। लेकिन पूरे एनिमल किंगडम में दोस्तों, पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र ऐसा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, एकमात्र ऐसा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है जिसका सब के सब सदस्य, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी के सभी जंतु कहां निवास करते हैं? समुद्र में। अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया कि किस फाइलम के, किस संघ के सारे के सारे जंतु समुद्री हैं, कभी कभी समुद्री शब्द का उपयोग ना कर यहां पर उपयोग करेगा दोस्तों, क्या जानते हैं? लवण जल। इकाइनोडर्मेटा का एक भी सदस्य मीठे जल में नहीं पाए जाते हैं, स्थल तो छोड़ ही दीजिए। तो है ना एक अचरज करने वाला विशेषता इसमें। आप अंदाजा लगाए थे कि इतने दूर आने के बाद जीव जो है फिर समुद्र में चला जाएगा, पोरीफेरा को मनाए, फिर सिलिंट्रेटा को मनाए, तब आगे आए, तब जाकर स्थल पर उतरा था जंतु, और फिर ये जाकर चला गया कहां पर? सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के सदस्य, अर्थात इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आने वाले सब के सब जंतु समुद्री है, लवण जल में निवास करते हैं। एक भी इसका सदस्य मीठे जल में नहीं रहता है, एक भी इसका सदस्य स्थल पर नहीं पाया जाता। दूसरी प्रमुख विशेषताएं, आप मोलस्का में टॉर्सन नामक प्रक्रिया पढ़े थे। टॉर्सन नामक प्रक्रिया किस फाइलम में पाए जाते हैं? मोलस्का में। और टॉर्सन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया थी जो शरीर का ढांचा ही बदल देता है, बायलेटरल बॉडी को एसिमेट्रिकल कर देता है, टॉर्सन प्रक्रिया। लेकिन टॉर्सन प्रक्रिया मोलस्का को छोड़कर और कहीं नहीं होता है, लेकिन मोलस्का का टॉर्सन के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन हुआ था, वो शारीरिक परिवर्तन इसमें भी पाया जाता। यानी कि शुरुआत में इसका भी बॉडी क्या है? बायलेटरल। लेकिन वयस्क होने पर इसका, वयस्क होने के बाद ये क्या हो जाता है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल। तो जब इकाइनोडर्मेटा जन्म लेते हैं या जब वो लार्वा से विकास करके नया जीव बनता है, तब उसका शरीर क्या होता है? लेकिन जो जो वो वयस्क होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, शारीरिक बदलाव होते जाता है, बदलाव होते जाता है, और अंततः उसका बायलेटरल बॉडी वयस्क होने के बाद क्या बन जाता है? रेडियल। अब आप कहिएगा कि अगर सवाल पूछेगा कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जंतु का शरीर कैसा होता है, तो क्या जवाब देंगे? क्या
रेडियल। जब भी सवाल पूछा गया समझिए, आप अंदाजा ले लीजिएगा किसके बारे में पूछा है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया दोस्तों, अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया कि इकोनोडर्मेटा का जंतु का शरीर कैसा होता है, रेडियल होता है, तो इकोनोडर्मेटा जब पैदा होते हैं तो बॉडी बायलेटरल और बड़े होने के साथ ही रेडियल हो जाता है। बड़े होने के साथ ही क्या हो जाता है, रेडियल हो जाता है। क्लियर हो गया। अगली विशेषता पर आ रहे हैं। किस फाइलम का सब के सब जंतु समुद्री है, इकोनोडर्मेटा। एनिमल किंगडम का वह कौन सा फाइलम है जो जीवन के अंतिम अवस्था में शारीरिक परिवर्तन करके बायलेटरल से बॉडी को रेडियल बना लेता है? कौन है? इकोनोडर्मेटा। ये सिस्टम केवल इसी में होता है। मोलस्का में बायलेटरल से एसिमेट्रिकल हो रहा था, इकोनोडर्मेटा में बायलेटरल से रेडियल। लेकिन यह प्रक्रिया टॉर्सन नहीं कहलाती, यह प्रक्रिया कोई टॉर्सन नहीं कहलाती। क्लियर बात समझ गए। इकोनोडर्मेटा का अगली विशेषता यह है दोस्तों कि इकोनोडर्मेटा के जितने भी जंतु हैं, उस जंतु के त्वचा के नीचे चूने का परत, जिसको अंग्रेजी में कैलकेरियस प्लेट, त्वचा के नीचे चूना समझते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां चूना का मतलब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो त्वचा के नीचे चूने का परत, यानी कि अंग्रेजी में इस चूने के परत को कहते हैं कैलकेरियस प्लेट। क्या कहते हैं दोस्तों? कैलकेरियस प्लेट। त्वचा के नीचे चूने का परत पाया जाता है, चूने का परत पाया जाता है। और यह परत कभी कभी त्वचा के बाहर आकर कांटों का निर्माण करता है। त्वचा के बाहर आकर कांटों का निर्माण करता है। यानी त्वचा के नीचे जो चूने का परत है दोस्तों, त्वचा के नीचे जो चूने का परत है, वह चूने का परत कभी कभी क्या होता है तो त्वचा के बाहर निकल जाता है, और त्वचा के बाहर जब वो निकल जाता है चूने के परत, तो वो किसके समान दिखाई पड़ते हैं? कांटों के समान दिखाई पड़ते हैं। यानी कि चूने के कांटे भी पाए जाते हैं इकोनोडर्मेटा में। अब वास्तविकता में अगर इकोनोडर्मेटा की बात करिएगा तो इकोनोडर्मेटा जो है दोस्तों, इकोनोडर्मेटा जो है उसमें इकाइनो का मतलब कांटा है और डर्मेटा का मतलब त्वचा है। यानी त्वचा पर जिसका कांटा वही है इकोनोडर्मेटा। इकाइनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कांटा। और डर्मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है त्वचा। डर्मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है त्वचा और इकाइनो का शाब्दिक अर्थ होता है कांटा। यानी कि जिनके त्वचा पर कांटा है वही। क्लियर हो गया। तो इकोनोडर्मेटा की सबसे पहली विशेषता कि 100% जंतु समुद्र में निवास करते हैं। टोटल का टोटल जंतु कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं। दूसरी विशेषता पढ़े थे कि शरीर वयस्क अवस्था में आते ही बदल जाता है। वयस्क अवस्था में आते ही बदल जाता है, यानी कि बायलेटरल से बॉडी क्या हो जाता है? अगली विशेषता कि चूने के परत पाया जाता है त्वचा के ऊपर की त्वचा के नीचे। चूने का परत त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है। हमारे त्वचा के नीचे मांसपेशी है,
इसमें भी मांसपेशी है, लेकिन उस त्वचा के नीचे पहले चूने का परत होता है और कभी कभी वो चूने का परत बाहर आकर क्या बना लेता है, कांटा। अगली विशेषता जानकर तो आप चौंक जाइएगा कि ये क्या कर रहा है, प्रकृति ऐसा ऐसा गुल काहे खिला रहा है। अगली विशेषता की आप भी हैरान हो जाइएगा, ऐसा विशेषता आगे इकोनोडर्मेटा का है, आप अनायास की कह पाए, अनायास ही कह दीजिएगा क्या हो रहा है, ये प्रकृति में ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो विशेषता है कि इसमें उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। सारे तंत्र जो एनिलिडा में विकसित हो गया, आर्थ्रोपोडा में आकर और ज्यादा विकसित हो गया, मोलस्का में तो समझिए कि हृदय के ऊपर पेरिकार्डियम की झिल्ली भी आ गई थी, यानी एनिलिडा में ही सारे अंग तंत्र का विकास हो गया था। उसके बाद अंग तंत्र और ज्यादा विकसित होते जा रहे थे, और ज्यादा अंग तंत्र विकसित होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अचानक जब आप इतने दूर फाइलम को समझते समझते आए हैं, तो यहां पर एक तंत्र ही गायब हो गया, एक तंत्र ही गायब हो गया। क्या कभी सोचे थे कि एनिलिडा के आगे जाकर भी ढेर चीज गायब होने वाला है? नहीं समझोगे, और बिल्कुल कोई नहीं समझेगा जो पहली बार क्लासिफिकेशन पढ़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन का ये एक नियम है कि जो जो आगे बढ़ते जाएंगे सजीव क्या होते जाएगा, विकास करते जाएगा, सजीव क्या करते जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम पर, लेकिन इसमें उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। अब उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, तो क्या इकोनोडर्मेटा में उत्सर्जन नहीं होता है? तो बिल्कुल उत्सर्जन जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है। इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है, सूक्ष्म जीव, पौधा, जंतु, उत्सर्जन उसका एक अनिवार्य लक्षण है। उत्सर्जन उसका अनिवार्य लक्षण है। उत्सर्जन उसका क्या है दोस्तों, अनिवार्य लक्षण है। उत्सर्जन नहीं होगा तो किसी भी सजीव का जीना संभव नहीं है। इसमें उत्सर्जन होता है, कैसे होता है? तो जब पोरीफेरा में बिना अंग का हो रहा था, तो इसमें काहे न होगा जी, यानी कोशिका से ही डायरेक्ट क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता। अब आइए एक अगली विशेषता पर। प्रकृति ने इससे एक तंत्र अगर छीना है, तो एक अलग तंत्र इसे प्रदान भी किया है। एक अलग तंत्र इसे प्रदान भी किया है। इधर इधर रख दीजिए। एक तंत्र क्या प्रदान किया है कि इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। यह भी एक अंग तंत्र है दोस्तों। वाटर वास्कुलर सिस्टम भी एक प्रकार का क्या है, अंग तंत्र है। वाटर वास्कुलर सिस्टम भी एक प्रकार का क्या है, अंग तंत्र है, जो पूरे एनिमल किंगडम में केवल और केवल इकोनोडर्मेटा में ही पाए जाते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम पूरे एनिमल किंगडम में केवल और केवल किसमें पाया जाता है, इकोनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकोनोडर्मेटा के अतिरिक्त और किसी भी फाइलम में यह वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कहेगा वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें कौन से कार्य करते हैं? तो ये सिस्टम इस जीव को श्वसन में भी मदद करते हैं। इस जीव को ये सिस्टम उत्सर्जन में भी मदद करते हैं। ये सिस्टम इसे समुद्र जल में तैरने में भी मदद करते हैं, तैरने में भी मदद करते हैं। ये सिस्टम इसे समुद्र में शिकार करने में भी मदद करते हैं, शिकार करने में भी मदद करते हैं। यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम एक तरह से इस इकोनोडर्मेटा में सलाइरिंच का काम करता है। बात समझे कि नहीं समझे?
नहीं समझे जी? बहुत आदमी लगता है सलाई रिंच नहीं समझते हैं। अच्छा, सलाई रिंच को अंग्रेजी में क्या कहते जी? करे हो जाइए, जो ITI किए हैं उनको याद होगा। कोई नहीं है? अच्छा पीछे में, ठीक है, छुट्टी के बाद बताइएगा। ठीक है, बता ही दीजिएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम की विशेष पहचान है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम का विशेष पहचान है? और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें कोई एक काम में मदद नहीं करता है, कई सारे कामों में मदद करता है। श्वसन में मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है, तैरने में मदद करता है, शिकार करने में मदद करता है। कई तरह से ये सिस्टम इस इकोनोडर्मेटा को मदद करता है। या यूं कहिए कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इकोनोडर्मेटा के लिए आवश्यक है, नहीं तो इस सिस्टम के बिना वे समुद्र में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आ रहा है, वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है भाई? सिस्टम है यानी जैसे अन्य अंग तंत्र होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसी तरह यह भी एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंतर्गत भी कई अंग शामिल हैं और ये सिस्टम इन सब कार्यों को करने में इकोनोडर्मेटा के जंतु को मदद करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कोई कि भाई बताओ वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, तो सिस्टम है जी, सिस्टम यानी एक अंग तंत्र है। फिर पूछेगा वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या काम करते हैं, तो ये सब काम करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम एक अंग तंत्र है जो इकोनोडर्मेटा में पाया जाता है और ये तंत्र उसको इन सब कार्य करने में मदद करते हैं। अब कहेगा इससे आगे जाकर पूछेगा, मतलब वो नीट का एग्जाम हो रहा है दरोगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हमें सब कुछ तो जानना है नहीं दोस्तों। अगला लक्षण पर आते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, इकोनोडर्मेटा को पहचान ही गए हैं, अब ये जान लीजिए कि इनके सारे सदस्य क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब फिर दोस्तों प्रजनन करके अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद लार्वा बनता है, लार्वा देने के बाद ये बैच बनता है। बस इकोनोडर्मेटा के संदर्भ में यही 6 बात आपको याद रखना पड़ेगा और हमको लगता है कि याद करना पड़ेगा नहीं, याद हो गया होगा। क्या दोस्तों, याद हो गया जी? वे कौन से फाइलम है जिसके सारे के सारे सदस्य समुद्री हैं? इकोनोडर्मेटा। वो एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम है जिसका बॉडी वयस्क अवस्था में बायलेटरल से रेडियल हो जाता है? इकोनोडर्मेटा। वे कौन से फाइलम है जिसके जंतु के त्वचा के नीचे चूने का परत पाया जाता है? इकोनोडर्मेटा। वे कौन से फाइलम है जिसके जंतु के त्वचा पर चूने का बना कांटा पाया जाता है? एनिमल किंगडम में एनिलिडा के बाद आने वाला वो कौन फाइलम है जिसमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है? इकोनोडर्मेटा। एनिमल किंगडम का वो कौन फाइलम है जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं? इकोनोडर्मेटा का सारा सदस्य क्या होता है? एक लिंगी। सारा सदस्य क्या होता है? एक लिंगी। और आपको बता दिए थे कि प्लेटी हेलमिंथेज पर ही अलैंगिक जनन बंद हो चुका था। प्लेटी हेलमिंथेज के बाद लगभग सभी जंतु में लैंगिक जनन होते हैं और वे अंडे देते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज से सब अंडे दे रहा है दोस्तों, किसी का छोटा, किसी का 12। बच्चे देने वाला फाइलम बस एक के गो है पूरे एनिमल किंगडम में। समझे कि नहीं समझे? और उस एक को छोड़कर सब अंडे देता है दोस्तों। क्लियर हो गया? इकोनोडर्मेटा समझ गए? सब कुछ याद हो गया? समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से? उबाउने लगा चैप्टर एकदम पूरी फेरा से इकोनोडर्मेटा तक हम पहुंच गए। इकोनोडर्मेटा तक पहुंच।
न थोड़ा एक अचानक लाइन कटता है ना, तो किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता, तो फिर डरा जाते हैं। क्लियर हो गया? अब कोई कह रहा है कि इकानोडर्मेटा के बारे में लुसेंट उभयलिंगी बता रहा हो, ये नहीं सकता है, लुसेंट एक लिंगी बता रहा है। अगर कहीं पर होगा तो हो सकता है वह मिस प्रिंट होगा। चलिए दोस्तों, पूर्णिया में बारिश हो रहा है, गजब है। सुबह भी कमेंट मार रहा था पूर्णिया में बारिश हो रहा है, अभी तक छूटा नहीं जी। इतना बारिश होगा पूर्णिया डूब जाएगा। सुबह हम क्लास ले रहे थे लगभग 10 बजे, तो एक लड़का कमेंट, सर बहुत बारिश हो रहा है पूर्णिया में। अभी भी एक कमेंट है, पूर्णिया में बहुत बारिश हो रहा है। इतना बारिश होगा भाई पूर्णिया डूब जाएगा जी। पटना डूब जाएगा, राजधानी डूब जाएगा, तो पूर्णिया को छोड़िए। अब आइए इकानोडर्मेटा के प्रमुख जीव जो आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना समुद्री खीरा। समुद्री, अब इसका नाम समुद्री खीरा इसलिए क्योंकि ये खीरे की तरह दिखता है, एकदम खीरा की तरह दिखता है। तो समुद्री खीरा किस फाइलम का जीव है? इकानोडर्मेटा। दूसरा स्टार फिश। स्टार फिश, इसको स्टार फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टारे की तरह दिखता है, ठीक है। ये स्टारे की तरह दिखता है, इस तरह दिखता है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, समुद्री जीव है, उसे सबके सब समुद्री हैं, तो ये स्टार की तरह दिखता है, इसे ही स्टार फिश कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है एस्टेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? उसके बाद तीसरा याद रखना होगा एंटीडोन। एंटीडोन, एंटीडोन को फीदर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फीदर फिश। शायद नोट में फादर फिश लिखा हुआ, तो फादर को फीदर करिए जी। क्लियर? तो बस यही 3 जीव याद रखना है आपको इकानोडर्मेटा में, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। समुद्री खीरा, स्टार फिश, एंटी, समुद्री खीरा, स्टार फिश और एंटी। क्लियर? इकानोडर्मेटा क्लियर हो गया। एक लिंगी को इंग्लिश में क्या कहते? एक लिंगी को इंग्लिश में क्या कहते जी? यूनिसेक्सुअल। कहां रहते हैं जी, इतना बताए हैं। अब आइए दोस्तों, इकानोडर्मेटा पर आ गए ना, समझ गए ना, वाटर वस्कुलर सिस्टम किस एकमात्र फाइलम में है? क्लियर? चलिए, एनिलिडा में उत्सर्जन कैसे होता है, क्वेश्चन आ रहा है। तो एनिलिडा में दोस्तों को, एनिलिडा में किसके द्वारा? किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। मोलस्का में भी किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। और आर्थ्रोपोडा में मालपिगियन ट्यूबेल्स और ग्रीन ग्लैंड था। मालपिगियन ट्यूबेल और ग्रीन ग्लैंड था। अब आइए दोस्तों, अब तक जो फाइलम पढ़े हैं दोस्तों, पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्मेटा तक, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े राज से पर्दा उठा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ध्यान, एकदम ध्यान दीजिएगा। पोरीफेरा से इकानोडर्मेटा तक जब आए तो पोरीफेरा के जंतु तो चलते फिरते नहीं थे, चिपके रहते थे। चलना फिरना चालू हुआ सिलिंटरेटा से, अच्छा से चलना फिरना चालू हुआ दोस्तों आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा तो चलना छोड़िए, आर्थ्रोपोडा में तो पंख आ गया, उड़ने लगा था। आर्थ्रोपोडा में पंख भी मौजूद थे, कीट और कुछ कीट और मकड़ी में पंख भी होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं।
यानी हवा में उड़ने वाला जीव पहली बार आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला, और अब तक एकमात्र फाइलम आर्थ्रोपोडा है जिसके अंतर्गत आने वाले कीट और मकड़ी में उड़ने की क्षमता मौजूद है, और किसी फाइलम में अब तक उड़ने वाला जंतु नहीं है। दोस्तों, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक विकास की प्रक्रिया किस तरह चली, आप उसको समझ गए हैं। लेकिन अब तक जंतु में एक चीज का विकास नहीं हुआ है, वो है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। अब तक जितने भी जंतु हैं, या तो वो जमीन पर सीधे सीधे रेंगते हैं, या फिर हवा में उड़ते हैं। उठकर खड़ा नहीं हो सकता है कोई। आप कहिए मच्छर को पलटा देंगे, मच्छर तो खड़ा हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अब तक इकाइनोडर्मेटा तक रीढ़ के हड्डी का विकास नहीं हुआ है, और अब समय आ गया है कि जंतु में किसका विकास हो, रीढ़ की हड्डी। इसलिए दोस्तों यही राज से पर्दा उठाना था हमको कि अब तक रीढ़ का हड्डी किसी में नहीं है, और अब समय आ गया है कि जंतु में किसका विकास हो, रीढ़ का हड्डी का विकास हो। रीढ़ का हड्डी विकास होने से जंतु पृथ्वी पर खड़ा होगा, सीधा सीधा खड़ा होगा, उछलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। उछलना है, उछलना, कूदना, दौड़ना बिना रीढ़ के हड्डी का संभव नहीं है, और अब तक इकाइनोडर्मेटा तक रीढ़ के हड्डी का विकास नहीं हुआ है। दोस्तों आइए अब हम ऐसे फाइलम में प्रवेश करेंगे जहां पहली बार किसका विकास होगा, और वो जंतु खड़ा होकर उछले कूदने के योग होगा, उछलने कूदने का योग बनेगा। और उस फाइलम का नाम क्या है, हेमिकोडेटा। आइए दोस्तों, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा पहले यह फाइलम कोडेटा में ही शामिल था। अगर आप नोट को देख रहे होंगे तो हेमिकोडेटा के बाद नंबर है कोडेटा का। किसका, कोरेडेटा का। तो हेमिकोडेटा भी पहले कोरेडेटा में ही शामिल था, लेकिन वर्तमान समय में हेमिकोडेटा को अलग फाइलम की मान्यता जीव वैज्ञानिकों ने प्रदान कर दिया है। हेमिकोडेटा। अब हेमिकोडेटा के बारे में क्या ज्यादा हम बात करेंगे, क्योंकि इतनी बात अब तक हो चुकी है कि इसके बारे में बात ज्यादा करना हमें पड़ेगा नहीं। ऐसा क्यों, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका बॉडी कैसा होता है, बायलेटरल या रेडियल, बायलेटरल होता है। इसका बॉडी बायलेटरल होता है। और इस बात की जानकारी आपको दे दिए थे कि पोरीफेरा सिलिंड्रेटा को छोड़कर हर फाइलम के जंतु का शरीर बायलेटरल होता है। हर जंतु का शरीर क्या होता है, वो मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा परिवर्तन हुआ, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन वो परिवर्तन केवल मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में और किसी में। तो अगर आपसे पूछे कि हेमिकोडेटा का शरीर का बनावट कैसा है, तो आप कहिएगा बायलेटरल। अगर आपसे पूछे कि हेमिकोडेटा का शरीर कितने स्तर का, कितने स्तर का, 3 स्तर का, क्योंकि आपको पता है कि सिलिंड्रेटा के बाद सबका शरीर कितने स्तर का है, 3 स्तर का है। अब आपसे पूछेंगे कि क्या इस हेमिकोडेटा में देगुआ पाया जाता है, देगुआ पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि देगुआ एनिलिडा के बाद के सभी फाइलम में पाया जाता है। अगर आपसे पूछेंगे कि क्या इनके शरीर में अंग तंत्र पाए जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें सभी अंग तंत्र पाए जाते हैं, इसमें सभी अंग तंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हेमिकोडेटा से बहुत पहले एनिलिडा का सारा अंग तंत्र, एनिलिडा में ही सारा अंग तंत्रों का क्या हो गया था, विकास हो गया। वो तो इकाइनोडर्मेटा था कि एक अंग तंत्र का उसमें अभाव था, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा अंग तंत्र भी था, वाटर मस्कुलर सिस्टम।
तो इस हेमिकोर्डेटा के बारे में बहुत बात बताने की तो आवश्यकता है नहीं है। जिस तरह से पिछले फाइलम को हम लोग समझे हैं उस तरह से इस पर जब आए हैं तो बहुत कुछ आप अपने आप समझ रहे हैं। अगर बॉडी की बात करें तो इसका बॉडी कृमि के समान होता है। हेमिकोर्डेटा दिखने में वैसे ही होता है जैसे प्लेटी हेलमिंथेस या एसके हेलमिंथेस का कृमि होता है। इसका वास स्थान की बात करेंगे तो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। अगली विशेषता ये आपको याद रखना और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें नोटोकोड पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? नोटोकोड पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों? नोटोकोड पाए जाते हैं। हेमिकोर्डेटा में एक अलग विशेषता इकोनोडर्मेटा तक के फाइलम पर आए तो किसी भी पोरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा तक के फाइलम में ये नोटोकोड मौजूद नहीं था। ये नोटोकोड मौजूद नहीं था, लेकिन इसमें नोटोकोड मौजूद है। लेकिन सवाल है दोस्तों, यह नोटोकोड है क्या? ये नोटोकोड रीढ़ के हड्डी का प्रारंभिक स्वरूप है दोस्तों। ये नोटोकोड क्या है? रीढ़ के हड्डी का प्रारंभिक स्वरूप। नोटोकोड एक लचीली छड़ के समान संरचना है जो विकास करके रीढ़ के हड्डी में परिणत होता है, जो विकास करके रीढ़ के हड्डी में परिणत होता है। लेकिन हेमिकोर्डेटा में नोटोकोड तो है, लेकिन ये रीढ़ के हड्डी में परिवर्तित नहीं हो पाता। तो निश्चित तौर पर अगला फाइलम में जाएंगे तो ये नोटोकोड किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि इसमें पहली बार ना नोटोकोड आया है जी, तो इसलिए इसमें उतना विकसित नोटोकोड नहीं हो पाता है कि वे रीढ़ के हड्डी का दर्जा प्राप्त कर सके। तो नोटोकोड क्या है? नोटोकोड रीढ़ के हड्डी का प्रारंभिक स्वरूप है। यानी प्रकृति को जब मन हुआ कि अभी सबको रीढ़ का हड्डी प्रदान कर देते हैं, तो प्रकृति को थोड़ा शक हुआ कि रीढ़ के हड्डी प्रदान कर देंगे, नहीं संभाल पाया तब। तो प्रकृति ने पहले सोचा कि रीढ़ के हड्डी से पहले नोटोकोड दे देते हैं इन लोगों को, देखते कि नोटोकोड संभाल पाता है कि नहीं। तो प्रकृति ने रीढ़ के हड्डी से पहले जंतुओं को क्या प्रदान किए? नोटोकोड प्रदान किए। और जब प्रकृति पूरी तरह से विश्वस्त हो गया कि नोटोकोड वाला भी जंतु पृथ्वी पर सफल जीवन यापन कर रहे हैं, तब प्रकृति का मन बदला, कहा कि चल इसके बाद जिसको उतारेंगे पृथ्वी पर उसमें रीढ़ का हड्डी देकर उतारेंगे, क्योंकि ये हेमिकोर्डेटा नोटोकोड को संभाल लिया है। दोस्तों क्लियर हो गया? बात समझ गए? बस अब देखिए, इसमें 3 बात आपको बताए। 3 बात इसलिए बताए हेमिकोर्डेटा में क्योंकि कई सारे बात अब आप जान चुके हैं कि इसका शरीर बायलेटरल होगा, इसका शरीर 3 स्तर का होगा, इसका शरीर 3 स्तर का। हाँ, एक चीज यहां पर बताना हम भूल गए हैं कि अगर इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करिएगा, जो शायद नोट में नहीं दिया हुआ तो नोट डाउन करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका क्या होता है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के तरह खुला होता है। और एक बात हम कल के क्लास में बता रहे थे कि मोलस्का और आर्थ्रोपोडा को छोड़कर सभी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। लेकिन हमको कल शायद ये ध्यान में नहीं आया था, हेमिकोर्डेटा का भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है, अर्थात इनके शरीर में ब्लड रक्त नलियों से नहीं बल्कि देहगुहा से होकर बहता है। जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन यानी खुला हो तो रक्त का बहाव शरीर के किस हिस्से से होता है? किस हिस्से से?
तो अर्थात हेमिकोर्डेटा में दोस्तों, हेमिकोर्डेटा में भी ब्लड का बहाव किस शरीर के किस भाग से होगा? किस भाग से होगा? क्लियर हो गया? शरीर 3 स्तर का है, शरीर बायलेटरल है, सारे अंग तंत्र विकसित है। अब बाकी ये एक लिंगी होते हैं, अंडे देते हैं, लार्वा बनता है, फिर वयस्क बन जाते। कोई दिक्कत? हेमिकोर्डेटा में कोई दिक्कत? हेमिकोर्डेटा पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के फाइलम से इस प्रकार भिन्न है। थोड़ा पुनः गौर कीजिएगा आप लोग हमारे वाक्यों पर। हेमिकोर्डेटा पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जंतु से इस नजरिए से भिन्न है कि हेमिकोर्डेटा में नोटोकोड पाए जाते हैं, जबकि पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक में किसी में नोटोकोड, और ये नोटोकोड शरीर के अग्रभाग में रहते हैं। क्योंकि आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, क्योंकि हम बताएं कि नोटोकोड रीढ़ के हड्डी का प्रारंभिक स्वरूप है, और अब जानते हैं कि रीढ़ का हड्डी किसी भी जंतु में पीछे होता, पीछे, बात समझ गए ना? यानी कि शरीर के पार्श्व भाग में होता है, शरीर के अग्रभाग में नहीं। लेकिन पहली बार रीढ़ के हड्डी का प्रारंभिक स्वरूप नोटोकोड का उद्भव जो हेमिकोर्डेटा में हुआ है, यह नोटोकोड शरीर के अग्रभाग में मौजूद रहता है, शरीर के पार्श्व अथवा पिछले भाग में नहीं। यह नोटोकोड हेमिकोर्डेटा में शरीर के अग्रभाग में मौजूद होता है। क्लियर हो गया? समझ गए? हेमिकोर्डेटा के जंतु कहां पर निवास करते हैं? समुद्र के किनारे। हेमिकोर्डेटा का शारीरिक बनावट कैसा होता है? बायलेटरल। कैसा होता है? हेमिकोर्डेटा का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्या हेमिकोर्डेटा में देखवा पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? आइए दोस्तों अंतिम फाइलम पर आइए। पोरीफेरा से जो यात्रा हम शुरू किए थे, वो यात्रा कोर्डेटा पर आकर खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब तक आप पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा को पढ़े और जंतुओं में होने वाले बदलाव को भी आप समझते गए, और हम विश्वास करते हैं कि पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक की हमारी यात्रा जो इसलिए हो रही थी कि ताकि हम समझ सके कि इस पृथ्वी पर हमारे अलावे कैसे कैसे जंतु हैं, और निश्चित तौर पर जंतुओं की समझ आपकी पहले से तो जरूर बेहतर हुई होगी, ये हमें विश्वास है। आइए दोस्तों अब अंतिम फाइलम पर आते हैं, और अंतिम फाइलम है हमारा कोर। अब हेमिकोर्डेटा का प्रमुख जंतु कौन है? तो उसको पढ़िए, नाम बड़ी गड़बड़ सरबर है। एम्फीऑक्सस बेलानोग्लोसस, एम्फीऑक्सस बेलानोग्लोसस हार्ड मैनिया। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। नाम पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा, यह दिक्कत सबको होता है, यह दिक्कत अखिल भारतीय दिक्कत है। क्लियर? नहीं तो एक बात कह सके, सबका जंतु याद कर लीजिए, हेमिकोर्डेटा का छोड़ दीजिए। इससे यह पैदा होगा कि सब कुछ याद है, जो याद नहीं है वही हेमिकोर्डेटा है। क्लियर है? खैर 3 नाम है, 3 नाम को 2-3 बार 5 बार या 10 दिन तक लगातार पढ़ते रहिएगा। इकाइनोडर्मेटा का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद होता है, बंद। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि नोटोकोड क्या है? नोटोकोड के बारे में विस्तार पूर्वक बताए कि नहीं? कुछ ऑनलाइन वाले फ्रेंड क्या करते हैं, क्लास लगा देते हैं, चाय पीने चले जाते, क्लास लगा लेते हैं, फिर बाहर निकल जाते। नहीं दोस्तों, ऑनलाइन क्लास अगर घर में कर रहे हैं तो आपको क्लासरूम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा दायित्व है आपके ऊपर। जब तक क्लास चले उठना नहीं है। अरे अभी 5 मिनट में आ जाएंगे, नहीं, बैठते रहना है दोस्तों, उठना नहीं है। बहुत एकदम क्लास चल रहा है, बाहर निकला
5 मिनट के लिए, रास्ते में मिल गया सोनू, बातचीत करने लगा, तब तक क्लास समाप्त हो गया। और ऑनलाइन वाला अरे क्या क्लास चल रहा है, वीडियो देख लेना ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब स्थिति ऑनलाइन वाले को पीछे ले जाता है, पीछे। आइए दोस्तों, अंतिम फाइलम है। मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है। मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है। और मानव किस में आते हैं? कोड डेटा में आते हैं। और अगर कोड डेटा में मानव आते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये फाइलम कितना डेवलप्ड है। हालांकि ये अंतिम फाइलम है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कोड डेटा से ज्यादा कोई डेवलप्ड है नहीं, क्योंकि कोड डेटा के बाद कोई है नहीं। मानव जो पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है कि नहीं जी? किसका गए आपको? मानव जो इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है, तो इसको आप कैसे प्रूव करिएगा कि हाँ सही में विकसित जंतु है? किससे? मस्तिष्क तो एनिलिडा हमने था कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मानव के मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क अन्य सभी जंतुओं के मस्तिष्क से ज्यादा विकसित है, ज्यादा विकसित है। हाँ, इस आधार पर आप विकसित कह सकते हैं। लेकिन एक आधार और भी है। वो आधार ये है दोस्तों कि सबसे ज्यादा पर्यावरण को झेलने में सक्षम खुद मानव ही है। इस कारण भी हम कहते हैं कि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है, क्योंकि पर्यावरण के दुष्परिणामों को, पर्यावरण के समस्याओं को झेलने की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है? मानव में। मानव सबसे ज्यादा अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल सकता है, बाह्य कारकों के द्वारा या आंतरिक कारकों के द्वारा। यानी इस पृथ्वी पर जब जंतु एक एक करके विलुप्त होने लगेंगे ना, तो यकीन मानिए मानव इतना विकसित है कि वो सबसे अंत में जाकर विलुप्त होगा। वो हर समय पर्यावरण को झेलने के लिए कोई ना कोई नए उपाय ढूंढ लेंगे दोस्तों। तो आइए कोड डेटा पर। अब कोड डेटा के बारे में हम क्या बताएं दोस्तों, कुछ रहा ही नहीं बताने का। इतनी बात आप लोगों को बता दिए हैं कि कोई भी खड़ा होकर कोड डेटा के बारे में बता सकता। क्या दोस्तों? आप भी बता सकते हैं कोड डेटा का शरीर 3 स्तरीय होता है। कोड डेटा का शरीर बायलेटरल होता है। कोड डेटा का शरीर में एक विकसित मस्तिष्क पाए जाते हैं। कोड डेटा में नोटोकोड पाए जाते हैं, जो अंततः रीढ़ के हड्डी में परिवर्तित हो जाता है, रीढ़ के हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। कोड डेटा का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कोड डेटा का उत्सर्जन अंग किडनी है। कोड डेटा का उत्सर्जन अंग एनिलिडा का उत्सर्जन अंग नेफ्रेडियाथन जी। कोड डेटा का उत्सर्जन अंग किडनी है। कोड डेटा के जंतु स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, क्योंकि वे बहुत ज्यादा विकसित है। क्लियर? कुछ बताने की आवश्यकता है? बताइए है। अब कोई कहेगा है तो भाई क्या है बताइए। अब पढ़िए कोड डेटा के बारे में नोट में क्या लिखा है। एक क्वेश्चन, हॉस्टल में एडमिशन कब शुरू होगा? हमको एडमिशन लेना है दोस्तों। ये हॉस्टल सबके चक्कर में ये घर पर नहीं पड़ता आदमी की। दोस्तों हमारे संस्थान का हॉस्टल चलता है, तो इसका मतलब नहीं है कि हॉस्टल में जाएगा कोई रिजल्ट हो जाएगा। ये कोई जरूरी पढ़ने वाला रूम पर भी बैठकर खाना बनाकर पढ़कर रिजल्ट देता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, कोचिंग वाला का बिजनेस है। हंसने की क्या बात है?
हास्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब बिजनेस बिजनेस खराब बात है जी। आप लोग भी कहीं हो सकता है कि कहीं का मूड बदल कर कोचिंग खोलने का मन हो जाए, और कई सारे स्टूडेंट हमारे कोचिंग खोले हैं और बेहतर इनकम जनरेट कर रहे हैं। कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, कुछ तो गलत काम कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? ठीक है, आप बेहतरीन पढ़िएगा तो आपके जिंदगी में एक लक्ष्य अलग से बनेगा है कि आप कोचिंग भी खोलकर पढ़ा सकते। तो कोचिंग वाले को बहुत चीज देखना पड़ता है, उसको रूम भाड़ा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उसका पॉलिसी रहता है कि उसको समय पर बैच देना है, नहीं देगा गड़बड़ा जाएगा कोचिंग, समय पर सब कुछ मेंटेन करना है। तो वो सब प्रचार हॉस्टल जो जाएगा दरोगा बन के निकलेगा, ठीक है, और आप लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। ठीक है, अबे घर पर पढ़िए, आराम से पढ़िए, जहां पढ़ रही। बहुत कुछ दिमाग में ये भी हो गया ज्ञान बिंदु में जाएंगे दरोगा बनिए के निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत को ये भी विश्वास है ज्ञान बिंदु जो हॉस्टल चलता है उसमें आदमी जाता है और उसके बाद वर्दी पिनियक निकलता है। ठीक है, ऐसा भी दरोगा वही बनेगा जो हमारे मटेरियल का 22,000 क्वेश्चन रटेगा और हमारा पूरा लेक्चर सुनेगा। ठीक है, और कभी कभी हम रटने की बात बोलते हैं ना तो बहुत को होता है निगेटिव है, रटने से नौकरी, रटने के लिए हम क्वेश्चन करें। जहां तक समझने की बात है तो हम क्या करें, समझा ही नहीं रहे हैं क्लास में। हम चाहते हैं कि समझने का काम आप सिर्फ क्लास में करें, घर पर केवल रटने का काम करें। आप क्लासरूम में भी आएंगे समझेंगे, रूम पर भी जाएंगे समझेंगे, भाई रटेंगे कब? अब बहुत ये कहेगा कि समझ लीजिएगा ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों सावधान रहिएगा, वो रट के बैठल है और उसको डर है कि ये भी रट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और दूसरा राजधानी सब है, विविध सब है, तो बहुत को यादेन होता है, याद करने पड़ेगा, यादेन होगा। तो सोचा है राजधानी सब याद करने का चीज है जी, ये सब हमने याद करते हैं। एक एक प्रश्न का महत्व है परीक्षा में। लुसेंट का जितना विविध है दोस्तों, सबको क्या करना है, ऐसे याद करना जैसे विश्व के संसद का नाम, भारत में प्रथम। लुसेंट के पीछे में ना बीबी, वैसे रोशन सर याद करवा रहे होंगे, करवाते हैं जी। हाँ, परीक्षा तक आपको लुसेंट का पूरा विविध, लुसेंट के विविध से 3 से 5 क्वेश्चन दरोगा में या कोई भी एग्जाम 3 से, अब समझिए 5 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, क्या लगता है मेरिट मिल जाएगा जी? संभव है? तो बहुत चीज समझना है, वही कर रहे हैं हम। एनिमल किंगडम में इतना लंबा वक्त ले रहे हैं किस लिए? समझाने के लिए, ताकि घर पर आपको सिर्फ रटने का काम रह जाए। नहीं तो हम पागल है। हमारा जो साथी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पटने में पढ़ाते हैं, एक के दिन में पूरी फेरा दिखाएगा, ले आएगा कोड डेटा पर, हो गया जिंदाबाद। लेकिन हमें एक एक पर मेहनत करें कि ताकि आपका समझ विकसित हो दोस्तों। चलिए, कोड डेटा के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। आप ये जान गए कि कोड डेटा का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, कोड डेटा का उत्सर्जन अंकिरणीय है, कोड डेटा स्थल पर भी रहते हैं, जल पर भी लगते हैं। कोड डेटा का शरीर 3 स्तरीय होता है। जंतु जगत में सबसे विकसित फाइलम किसका है? कोड डेटा का सबसे विकसित फाइलम किसका है? कोड डेटा का। अब कोड डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विकसित फाइलम है। कोड डेटा बहुत ही ज्यादा विकसित, और बहुत ही ज्यादा विकसित होने के कारण यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए कोड डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। एक यूरो कोड डेटा, यूरो कोड डेटा, दूसरा है सेफेलो कोड डेटा, और तीसरा है बटी ब्रेटा। कोड डेटा फाइलम सबसे विकसित फाइलम है, सबसे विकसित फाइलम है।
और इस फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ये सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, यूरोकोर्डेटा, ये वास्तव में क्या है? सब फाइलम है दोस्तों। क्या है? सब फाइलम है। और किसी फाइलम को सब फाइलम में डिवाइड नहीं किया गया है। अब पोरीपेरा से आए हेमिकोर्डेटा तक कहीं पर भी फाइलम को सब फाइलम में डिवाइड नहीं किया गया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा विकसित जंतुओं का फाइलम है कोर्डेटा, इसीलिए इसका अध्ययन करने का और इसका अध्ययन करना और मतलब अन्य फाइलम की तरह इसका अध्ययन करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सबसे विकसित जंतुओं का फाइलम है। तो अध्ययन को और ज्यादा विस्तार देने के लिए, आसान बनाने के लिए इन्हें बांटा गया है। किसमें? और कोर्डेटा को कितने सब फाइलम में बांटा गया है? यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और, तो हमें यूरोकोर्डेटा के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें सेफेलोकोर्डेटा के बारे में भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा। हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है किसके बारे में? तो वर्टिब्रेटा फाइलम है या सब फाइलम? सब फाइलम है। किस फाइलम का सब फाइलम है? सब फाइलम एक ही फाइलम का है, कोर्डेटा का, और किसी का है ही नहीं सब फाइलम। अब वर्टिब्रेटा का 3 प्रमुख विशेषताएं आपको याद रखना है। यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा से वर्टिब्रेटा में क्या अंतर है? तो यहां पर आपको 3 बात याद रखना है। 3 बात क्या याद रखना है? पहली, क्रेनियम में बंद मस्तिष्क। क्रेनियम में बंद मस्तिष्क, यानी कि दोस्तों वर्टिब्रेटा में तो विकसित मस्तिष्क होता ही होता, वो तो कोर्डेटा में ही होता है। लेकिन वर्टिब्रेटा का मस्तिष्क किस खोल के अंदर बंद होता है? क्रेनियम के खोल के अंदर क्या होता है? बंद होता है। क्रेनियम के खोल के अंदर क्या होता है? बंद होता है। इससे पहले जितना का भी मस्तिष्क था, किसी का मस्तिष्क क्रेनियम के खोल में बंद नहीं था। और आप मानव शरीर का जरा सा भी हल्का फल्का भी अध्ययन किए होंगे तो ये बात आपको पता होगा कि मानव का भी मस्तिष्क एक खोल में बंद होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्रेनियम खोल में बंद मस्तिष्क होता है किसका? और दूसरा, इसमें 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, और वो 5 संवेदी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसको ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, अंग्रेजी में सेंसोरी ऑर्गेन कहते हैं। अंग्रेजी में सेंसोरी ऑर्गेन और हिंदी में संवेदी अंग या फिर ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। वर्टिब्रेटा की पहली मुख्य पहचान है दोस्तों कि क्रेनियम के खोल में बंद मस्तिष्क पाए जाते हैं, और दूसरी मुख्य पहचान है कि 5 संवेदी अंग पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। और ये 5 संवेदी अंग जो पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं वो कौन है? क्लियर? और इन्हीं 2 विशेषताओं के आधार पर यह आपको महसूस होता होगा कि मानव भी कोर्डेटा फाइलम के वर्टिब्रेटा सब फाइलम में ही आता होगा। और बिल्कुल सही बात। तो यही 2 विशेषता याद रखना, तीसरा नहीं है दोस्तों। 3 बोले थे लेकिन आप 2 याद रखिएगा। कोर्डेटा में वर्टिब्रेटा कौन है, इन 2 से आसानी से पहचान हो सकता है। जिस कोर्डेटा का मस्तिष्क क्रेनियम में है तो 100% वो क्या है? जिस कोर्डेटा के 5 संवेदी अंग पूरी तरह से अस्पष्ट है वो क्या है? और वो 5 संवेदी अंग कौन है दोस्तों? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि जब हम वर्गीकरण कर रहे थे तो अब देख रहे थे कि स्पीसीज यानी जाति मिलकर क्या बनाता? जीनस। जाति मिलकर क्या बनाता? यानी वंश। जीनस मिलकर क्या बनाता? फैमिली यानी कि कुल। फैमिली मिलकर क्या बनाता?
ऑर्डर यानी क्या? गण। ऑर्डर मिलकर क्या बनाता? क्या? क्लास। क्लास फाइलम, अब किंगडम। ठीक है, जाति की संख्या 18 लाख था, लेकिन उसको बांटते बांटते किंगडम हम कितना कर दिए थे? हम नहीं, रॉबर्ट हार्टिंग बिटकर कितने किंगडम बनाए हैं? 5 किंगडम बनाए। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे दोस्तों? फाइलम के बारे में पढ़ रहे। फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस के बारे में हम नहीं पढ़े थे, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन दोस्तों वर्टिब्रेटा फाइलम, सॉरी वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। अब हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम को किस में बांट देंगे? क्लास में बांटेंगे। इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम के क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने प्रश्न पोरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा तक आते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रश्न वर्टिब्रेटा फाइलम के क्लास के बारे में आ जाते हैं। तो ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, 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 ये सब फाइलम के अंतर्गत 5 क्लास आते हैं। कौन क्लास आते हैं दोस्तों? 5 क्लास आते हैं। 5 क्लास आते हैं। 5 क्लास में पहला क्लास है पीसेज। ठीक है, पहला क्लास क्या है? पीसेज। दूसरा क्लास है एम्फीबिया। तीसरा क्लास है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। और चौथा क्लास है एबीज। पांचवा क्लास है मेमेलिया। पांचवा क्लास है मेमेलिया। अब आपको वर्टिब्रेटा सब फाइलम के इन 5 क्लासों के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों। ये क्लास है दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्लास है। अब इस क्लास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, फिर एक एक करके हम विस्तार पूर्वक इस क्लास का अध्ययन करेंगे। जितने भी मछली है वो कौन, किस क्लास में? ध्यान रखिएगा, इसको हम क्लास बोलेंगे, मिस्टेक से आप फाइलम ना बोल दीजिएगा। ये जो पीसेज क्लास है, इस पीसेज क्लास में सारा का सारा मछली को रखा गया। बात मत करिए दोस्तों, सारे के सारे मछली किस क्लास में रखे गए? पीसेज क्लास में रखे गए। एम्फीबिया में उन जंतु को रखा गया जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे मेढक। रेंगने वाले जंतु को किस में रखा गया है? उड़ने वाले सारे पक्षी को, और बच्चे देने वाले सारे के सारे मेमेलिया। पूरे एनिमल किंगडम में केवल मेमेलिया क्लास ऐसा है जो सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं। तो लैंगिक जनन की शुरुआत प्लेटी हेलमिंथेस से हुई थी। लैंगिक जनन की शुरुआत कौन से हुई थी दोस्तों? प्लेटी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाइए, इसमें दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, इतना इंग्लिश तो दरोगा सबको एफआईआर में लिखने पड़ता है। ठीक है क्या? जो कर रहा हिंदी में उसके बारे में बताए थे ना। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप पर इंग्लिश छोड़कर दूसर बात नहीं लिखेगा। अब पढ़ाने घड़ी थोड़ा बहुत, वैसे हमको तो अंग्रेजी खुद नहीं आता। अंग्रेजी आता तो ज्ञान बिंदु से दुगुना वेतन हमको मिलता दूसरा कोचिंग में, अंग्रेजी मीडियम वाला में। लेकिन अंग्रेजी ना होने के कारण हम इस कोचिंग को छोड़कर दूसरा में जा ही नहीं पाते। पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मेमेलिया। तो सारा मछली पीसेज में सारा जल स्थल पर रहने वाले जंतु, एम्फीबिया में रेंगने वाले जैसे सांप, सारा का सारा पक्षी, पक्षियों का क्लास, मछलियों का क्लास, मानव का क्लास मेमेलिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये क्लास वो क्लास हैं
जिसके जंतु सबसे ज्यादा आपके निकट है। पोरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा तक का जो सफर हम किए थे, उन सबके जंतु हमारे आसपास ज्यादा है नहीं। पोरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा तक के जंतु को आप ज्यादा अपने आसपास अगल बगल चारों ओर देखते नहीं है। कैसे देखिएगा? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा समुद्र में है, समुद्र बिहार में है नहीं। प्लेटी एलमेंथिज, एस्केलमेंथिज परजीवी है तो वे दूसरे के शरीर के अंदर में है तो हम देख नहीं सकते। एनिलिडा भी जल में है या नम भूमि पर तो वो भी बरसात के समय ही दिखता है कभी कभी। हाँ, आर्थ्रोपोडा से हम बराबर परिचित होते रहते हैं। मच्छर, तिलचट्टा, इस सब से बिना तो मानव का जिंदगी, मतलब इन सब के बिना मानव का जिंदगी भी अधूरे है क्या? हाँ, रात में मच्छर काटने का डर ना लगे, किचन में तिलचट्टा आने का भय ना हो तो फिर वो कौन चीज का किचन है? हम दूसरे अर्थों में बता रहे हैं इस बात को। तो पोरीफेरा से लेकर इकोनोडर्मेटा तक के जो जंतु है वो प्रायः हमारे आसपास आपको रोज के जिंदगी में दिखता नहीं है। लेकिन अब इस क्लास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे ज्यादा हमारे चारों ओर जो जंतु है वो इसी क्लास का है। आप मछलियां रोज देखते हैं, आप मेढक भी यदा कदा देख ही लेते हैं, सांप मगरमच्छ तो आसपास कभी भी हो अल्लाह हो जाता, क्या हुआ जी, सांप निकल गया। पक्षियों के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, पटना में है तो ज्यादा पक्षी दिखता नहीं है, गांव में तो ये आम बात है पक्षी हमारे लिए। अब मेमेलिया तो हम खुद हैं, मतलब आप सब भी हैं, ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों, अल्लाह का हल्ला मत करिए, जोश बचा कर रखिए, रिजल्ट दिन करेंगे हल्ला। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऑर्थ्रोपोडा स्वतंत्र जीने वाला जीव है, स्वतंत्र जीवी जीने वाला जीव है। तो बिल्कुल एक प्रश्न आया है, थोड़ा आप भी जान लीजिए। प्रश्न ये है दोस्तों कि आर्थ्रोपोडा स्वतंत्र जीवी है क्या? तो बिल्कुल आर्थ्रोपोडा अधिकांश स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। तो अब दोस्तों एक एक करके इन क्लास के बारे में हमको पढ़ना होगा और इन क्लास को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सारे क्लास के जंतुओं को आप रोज ना रोज यदा कदा देखते ही रहते हैं आसपास। तो इसको गजब स्थिति है जी, ऐसे में दरोगा होगा जी, गजब स्थिति करते। समझ आपको क्या लगता है, आपसे ज्यादा हमको टाइम की किल्लत है। आप टाइम को लेकर बिल्कुल निर्भर रहिए, हम खुद ये हमको खुद है कि समय पर छोड़ना है, ज्यादा जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हम पर है। बात समझ रहे हैं ना? सबको लगता है पढ़ा रहे हैं सर, भूल गए कि टाइम हो गया है। यही बात कभी नहीं भूलते हम क्लास में कि छोड़ना कब है, ठीक है ना? हाँ, तो आप ये मत भूलिए कि हमको टाइम का अंदाज नहीं है, पूरी तरह से है, हमें पता है कि कब छोड़ना है, किस मुद्दे पर छोड़ना है, ठीक है ना? तो एक एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात बता रहे थे दोस्तों कि कल हम थोड़ा अनुपस्थित रहेंगे, सर बोल दिया है। हाँ, तो कल कुछ निजी कार्य हैं, कल उस कार्य को फिर परसों से, ठीक है, परसों, तो कल हम थोड़ा अनुपस्थित रहेंगे। आप तो जाइए 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 जाइए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, जब हम एक एक करके क्लासों को समझने की कोशिश करेंगे। चूहा किस समूह का? जो भी बच्चा देता है वो मेमेलिया है। तो चूहा बच्चे पैदा करते हैं, निश्चित तौर पर वो मेमेलिया है।
एलियन किस में आता है? एलियन का लाएगा जो ज्ञात है जीव वैज्ञानिकों को, वही वर्गीकरण के दायरे में है। मेरुदंड क्या होता है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। बंद कीजिए क्लास। गेट को पूरी तरह से खाली करिए, पूरी तरह से रास्ता क्लियर करवाइए। क्या जी, बहुत हवा